देवी और दानव आज शुरू करना है हम लोग को सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग का चैप्टर का नाम डाल दीजिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी की ज्योमेट्री के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉडी का मटेरियल जहां पे होगा उसी जगह पे, बात समझिएगा। अभी आपको मेरी बात पूरी डिटेल में समझा देंगे। अभी फिलहाल जो कह रहा हूं उसको इत्मीनान से सुनिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बॉडी की ज्योमेट्री के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम ये मान सकते हैं कि बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम का जो टोटल मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। बेसिकली इस तरीके की हाइपोथेसिस और इस तरीके का जो लॉजिक है, बात समझे, हाइपोथेसिस ही हुई और क्या कि बॉडी का पूरा मास एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है। ये कहाँ से लॉजिकल बात है? ऐसा होता तो है नहीं कि बॉडी में जो भी कंपोनेंट है, थोड़ा मास एक कंपोनेंट का होता है। शरीर ही है हमारा, ठीक है। अब हाथ में थोड़ा मास है, लात में थोड़ा मास है, पेट में थोड़ा मास है कि नहीं? हर कंपोनेंट में अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग मास है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास मान लीजिए, तो ये टेक्निकली तो बेकार की बात हो गई। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट मास का, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम बॉडी की शेप को इग्नोर करना चाहते हैं, उसके साइज को इग्नोर करना चाहते हैं, यानी बॉडी किस शेप की है, किस साइज की है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। आपने नोटिस किया आज तक आपने जितना भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा, आपने केवल बॉडी के मास के बारे में हमेशा डिस्कशन किया। कभी आपने बॉडी के शेप के बारे में डिस्कशन किया? नहीं किया। बॉडी ब्लॉक शेप में थी या बॉडी रिंग शेप में थी, डिस्क शेप में थी, स्फीयर शेप में थी, आपने हर चीज को दरकिनार कर दिया। अल्टीमेटली आपने केवल मतलब रखा किससे? मास से। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, ये एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग बॉडी के शेप और साइज से कोई संबंध नहीं रखते हैं। हम लोग संबंध रखते हैं सिर्फ उस बॉडी के मास से। यानी कि हम बॉडी को पूरी तरीके से इग्नोर करके बॉडी को क्या मान लेते हैं? एक छोटा सा बिंदु मान लेते हैं, छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मास उसी पॉइंट के अंदर ही घुसा हुआ है। इस तरीके की चीज को हम लोग कहते हैं क्या? पॉइंट मास। बात समझ में आ गई? मींस आप ऐसे समझिए कि सपोज ये एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। अब स्फीयर में हर जगह मास होगा, लेकिन हम आपसे क्या कहें कि ये स्फीयर को हटाओ और सिर्फ इतना सोचो कि इसके सेंटर पे पूरा जो मास था स्फीयर का वो यहां पे आ गया, यानी ये जो O पॉइंट है यहां पे आ गया। यानी आपने क्या कर दिया? आपने बॉडी के शेप को इग्नोर कर दिया, साइज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी अल्टीमेटली ये चीज और ये चीज काम सेम ही करेंगी। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, मतलब ये कि आप पूरी बॉडी को हटाकर पूरे बॉडी के मास को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एज्यूम कर लीजिए, तो मास बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा कि पूरी की पूरी बॉडी करती। मतलब अगर हम इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं 100 न्यूटन और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, तो अगर हम इस पे भी 100 न्यूटन फोर्स लगाएं तो इस पे भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई? मतलब मैं और डेफिनेशन को इनहेंस कर रहा हूं। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसी ज्योमेट्री है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप पूरी बॉडी के मास को एज्यूम कर लेंगे तो पॉइंट मास, छोटा सा मास, मतलब छोटे से साइज का मास, और ये पूरी बॉडी बिल्कुल एक जैसा बिहेव करना चाहिए। बात समझ में आ गया? अल्टीमेटली आप समझ रहे होंगे हमारी क्या भावनाएं हैं, कभी क्या कहना चाहता है आप समझ रहे होंगे। कभी बस ये कहना चाहता है कि बॉडी को हटाना है और उस पूरी बॉडी के मास को बस एक पॉइंट पर लेके आना है। मतलब ये कि हमारी अंतरात्मा ये कह रही है कि हमें बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। आगे बात समझ में? ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं
ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर का नाम है, इसके अंदर लिखिए, हेडिंग भी आपकी सेंटर ऑफ मास ही है, ठीक है। तो लिखिए इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट within the geometry of the mass system। अभी आपको समझ में आएगा मास सिस्टम क्या होता है, ठीक है। It is an imaginary point within the geometry of a mass system at which whole mass of the body of the mass system, whole mass of the mass system it is an imaginary point within the geometry of mass system at which whole mass of the mass system is assumed to be concentrated, बड़ा समझ में आ गई बात, ठीक है। सेंटर ऑफ मास किसी भी मास सिस्टम की पेरिफेरी के अंदर यानी उसकी ज्योमेट्री के अंदर एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर हम ये मानते हैं कि बॉडी का पूरा मास वहां पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। टेक्निकल भाषा में हमने सिर्फ इतना लिखवा दिया है, लेकिन इसकी भावनाएं क्या है वो मैंने आपको बता दी। मतलब ये कि अगर हम पूरी बॉडी को हटाकर सिर्फ इतना माने कि वो एक छोटा सा पॉइंट है और पूरा का पूरा मास उसी जगह पे है, तो वो जो बॉडी जो काम करती, जिस तरीके से बिहेव करती है, पॉइंट भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार के मास को हम लोग पॉइंट मास कहते हैं, मतलब ऐसा मास जिसका साइज बहुत छोटा हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट मास। बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मास सिस्टम, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक शब्द आया मास सिस्टम, तो इसको अंडरलाइन करिए पहले। अब आपको हम समझाते हैं मास सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी से लेके आपको क्लास 12 तक बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ मास सिस्टम कह रहा हूँ, अगले साल 12th में चार्ज सिस्टम कहूंगा, ठीक है। मास सिस्टम, चार्ज सिस्टम समझिए, तो समझने का प्रयास करिए मास सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली जो मास सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। मास सिस्टम मतलब मास कहीं पर है, अब किस प्रकार से किस सिस्टम में है वो देखना है, ठीक है। तो एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी मास सिस्टम में आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, समझाते हैं। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक कोई थैला या कोई भी सिस्टम है, कोई बाउंड्री है जिसमें बहुत सारे, अरे तो मैं एक बलून मान लो जिसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे, है ना। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है क्या है, पॉइंट मासेस हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। आई बात समझ में? दूसरी तरफ हमारे पास एक चीज है जिसको बोला जाता है बॉडी, ठीक है। फर्क है देखिए दोनों में। बॉडी क्या चीज है, बॉडी आप जानते हो, जैसे रॉड है, तो ये रॉड क्या है, एक बॉडी है। गलत कह रहे हैं, ये रॉड जो है वो क्या है, एक बॉडी है। तो अब बॉडी में और सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस में क्या फर्क है? सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस छोटे छोटे मासेस के कलेक्शन को कहते हैं, जिनमें बीच में गैप होता है, वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। मतलब तुमने गेहूं के दाने लिए और जमीन में बिखेर दिए, है ना, तो वो क्या हुआ, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें लगातार आपको शुरुआत से आखिरी तक मास ही मास मिलेगा, बीच में कोई गैप मिलेगा ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। इस प्रकार से इनका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मैथमेटिक्स में क्लास 10 में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, है ना। जो फुटकर डेटा मिला होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा, जागो, ठीक है। और एक जो लगातार जैसे मिलता है उसे कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई। एक्चुअली अब यहाँ पर दिमाग में आपके आ रहा होगा, चले थे सेंटर ऑफ मास पढ़ने, पता नहीं ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में लिखवाया कि हम एक मास सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर हम ये मान सकें कि पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे रखा है, पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे रखा है। यानी हमको कि ऐसे सिस्टम में भी सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा और ऐसे सिस्टम में भी सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां पे सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, इस तरीके के अरेंजमेंट में इसका मेथड अलग होता है और इसका मेथड अलग होता है। आई बात समझ में? यानी जब हमारे पास मासेस टुकड़े टुकड़े में होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, यानी डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीएमडी कह सकते हैं, वो इसको सीएमडी शॉर्ट में कहा जाता है। तो जब डीएमडी का केस होगा तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका अलग होगा, और जब सीएमडी होगा सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका अलग होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालना, कि वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मिलेगा अंदर ही, क्या तुमने बताया था, उसकी ज्योमेट्री के अंदर मिलेगा आपको। आई बात समझ में? कॉपी करिए फटाक से। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ DMD। तो इमेजिन करिए, कंसीडर द सिचुएशन ये है कि स्पेस में ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, ये z एक्सिस, कुछ भी मान लो, ये ओरिजिन है और ये एक DMD है। DMD बोले तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कई सारे मासेस हैं, एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3 डैश 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 एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी मासेस हैं mn, ठीक है। अब बनी बात है, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हम ओरिजिन से किसी पॉइंट तक एक एरो ड्रॉ कर देते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर होता है ना। ओरिजिन से पॉइंट तक ड्रॉ किया हुआ वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ से यहाँ तक जब ड्रॉ करेंगे बेटा तो एक नया वेक्टर मिलेगा R2 वेक्टर। फिर जब यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा आगे सरक गया, ठीक है, ये हमारा जो नया पोजीशन हो गया, दिस इज R3 वेक्टर। इस प्रकार से ये जो आएगा ये हमारा R4 वेक्टर। R4 क्या, Rn वेक्टर है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास जरूर होगा जहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी यहाँ पे कितना मास रखा होगा, m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 अप टू यहाँ पे होगा। ये तो डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की। तो अगर मैं ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक एरो बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं समझ में आया? ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, करिएगा नहीं, बस इतना सोचिए कि एक मास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ओरिजिन से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, पोजीशन वेक्टर R1 मिलेगा। ओरिजिन से यहाँ ड्रॉ करेंगे, R2 यहाँ से मिलेंगे, R3 ऐसे करेंगे तो Rn। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जरूर होगा। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरा मास एज्यूम किया जाता है कि है। आई बात समझ में? तो इस अगर ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक एरो बनाएंगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या, फॉर्मेट है, ठीक है। क्या होता है कि अगर मास इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करिए, मतलब अगर मैं सारे मासेस को मतलब ऐड कर रहा हूं, एक जगह पे मान रहा हूं, समझिए, अभी लिखना नहीं है, इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, पहला मास इनटू पहले का पोजीशन प्लस दूसरा मास इनटू दूसरे का पोजीशन। ऐसे करते करते एनवा मास और एनवे का पोजीशन। आई बात समझ में? बुक्स में डायरेक्टली क्या लिखा मिलता है, ये वाला हिस्सा जो है इसको यहां से हटा के यहां,
बात समझ में आ रही है आपको? आपको यूज भी खैर यही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात भैया पल्ले पड़ी, यानी आपको क्या मिल जाए, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत ज्यादा खास टफ क्वेश्चन नहीं होते। अगर आपको हर पार्टिकल का मास और सबकी पोजीशन वेक्टर पता चल जाए तो आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा चलिए, तो अब इससे मैं आपको 3 फॉर्मूले और बताता हूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें पोजीशन वेक्टर ना देके कोऑर्डिनेट बताया जाएगा x y z। ये x1 y1 z1 पे है, चलो लिख देता हूं। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, z1। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, z2। इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, x3, y3, z3। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, xn, yn, zn। तो बनी बात है, सेंटर ऑफ मास अभी क्या होगा, xcm, ycm, zcm नहीं होगा। तो बड़े आसानी से इसी मेथड से xcm चाहिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, क्या करते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। नहीं पल्ले पड़ा है ना? जैसे ycm निकालना है, बताओ ycm निकालने के लिए क्या हो गया, m1 y1 m2 y2 डैश डैश डैश, ऐसे करते 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 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। और आगे आ जाओ, ZCM में आ जाइए, m1 z1 m2 z2 डैश 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 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 अप टू mn। पल्ले पड़ा? ओके, नोट करिए, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2 masses 6 and 2 units, 2 masses 6 unit and 2 unit, मतलब मास का यूनिट नहीं दिया गया, यूनिट लिखा हुआ। 2 masses 6 unit and 2 unit are at positions 6i cap minus 7j cap and 2i cap plus 5j cap, 2i cap plus 5j cap minus 8k cap respectively. Full stop. Deduce the position of their center of mass. Deduce their position of सेंटर ऑफ मास। तो निहायत आसान सवाल है, फटाक से कर देते हैं। जो आपका m1 है, सोल्यूशन पे आ गया मैं, वो आपका 6 यूनिट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है r1 वो ये है। अब k यहाँ पे है नहीं तो आपने मन से 0k क्या बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो दूसरा मास है m2 वो है 2 यूनिट और इसका जो पोजीशन है वो ये दिया गया है। अब यदि आपका दिमाग सही से बैठ रहा हो तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जितने भी मास का दिया हो, m1 r1 प्लस m2 r2 हम लोग करेंगे यहाँ पे सिर्फ। क्यों करेंगे? क्योंकि केवल 2 ही मासेस दिए गए हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 हो गया 6, r1 हो गया 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप प्लस m2 हो गया 2, ये हो गया 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप अपॉन m1 प्लस m2 यानी 6 प्लस 2। Therefore, position of center of mass would be 36, 40, 40i कैप 6 42 यानी 32 माइनस का j कैप
और ये आपका माइनस का 8 दूनी 16 k कैप बाई 8। 8 से सब में डिवाइड हो जाएगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी कितना हो जाएगा 5 i कैप और 4 j कैप माइनस 2 k कैप। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पोजीशन वेक्टर के आने का मतलब है दैट इज अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा पता है 5 माइनस 4 माइनस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of a system of three particles of masses 1 gram, 2 gram and 3 gram, of masses 1 gram, 2 gram and 3 gram, placed at the corners of an equilateral triangle, of 1 meter side, as shown in the figure. ठीक है, तो कर देते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन का, पहले अच्छा क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन का डायग्राम में अलग बनाइएगा, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है सोल्यूशन पे आते हैं हम, आप डायग्राम सोल्यूशन में अलग बनाइएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आप समझिए ट्रायंगल ऐसा मत सोचिए, यहाँ कुल मिला के ट्रायंगल तो केवल एक बहाना है आपको अलग अलग पोजीशंस बताने के लिए इसकी। ठीक है, देखिए जैसे बी पॉइंट अगर आप ले लीजिए, अगर मैं इस मास को m1 मान लेता हूँ, सपोज इमेजिन m1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 हो जाएंगे। अगर ये मास मैं m2 मान लेता हूँ बाय चांस, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x2, y2, z2 हो जाएंगे। और अगर हम इस मास को m3 एज्यूम कर लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3, z3 हो जाएंगे। बड़े आसान सी बात है, 1 मीटर साइड है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगर 1 मीटर साइड है तो इसका मतलब यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया ये। ठीक है, पहली बात ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन में होता है 0, 0, 0, यानी x1 0, y1 0, z1 भी 0। इधर आ जाइए, जब आप यहाँ x एक्सिस पे चलते हैं तो x एक्सिस पे y 0 होता है, z 0 होता है। ठीक है, यानी y3 और z3 की वैल्यू 0। हाँ, x3 जरूर 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चलोगे तभी तो यहाँ पहुंचोगे। फिर अगर यहाँ इसको गौर किया जाए तो ये मीडियन हुआ है इसका, अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे साफ साफ चीज दिखाई दे रही है वो इतनी दिखाई दे रही है कि पहली बात तो यहाँ z 0 हो जाएगा, यानी z2 की वैल्यू 0। वाई सो? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो xy प्लेन पे, z पे नहीं है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब बचा y मतलब ये चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए लेंथ ऑफ मीडियन के बराबर हुआ तो √3/2a होता है। लेंथ ऑफ मीडियन √3/2a होता है, और क्योंकि a का वैल्यू 1 मीटर है इस वजह से √3/2 मीटर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये पॉइंट 0.5 मीटर होगा। बोलो भाई, अगर इतना पूरा 1 मीटर है तो यहाँ पे मीडियन बिल्कुल मिड पॉइंट पे गिरेगा, तो ये आधा मीटर हो गया। यानी x के लिए कितना वैल्यू हो गया 0.5 मीटर।
और y में कितना चलना पड़ रहा है, √3/2 मीटर। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, यानी जब आप 0.5 चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे, यानी x हो गया, फिर √3/2 ऊपर चलेंगे तब आपको y मिलेगा और z मिलेगा नहीं, क्योंकि तो मेरे हिसाब से अब मामला पानी की तरह साफ है। क्या कि हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये है, अगर मुझे XCM निकालना है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, m1 x1 यानी 1 ग्राम इंटू x1 हो गया 0, यानी 1 इंटू 0। m2 x2, m2 कितना है, ये 3 ग्राम, और x2 कितना है 0.5, तो 3 इंटू 0.5 प्लस m3 x3, m3 कितना है 2 और x3 कितना है 1, है ना, तो 2 इंटू 1 अपॉन टोटल मास 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम प्लस 3 ग्राम, कुल मिला के 6 ग्राम डायरेक्ट। XCM जो सॉल्व होके आ जाएगा आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 7/12 मीटर। ठीक है, 7/12 मीटर, ये हो गया XCM। ऐसे ही निकालेंगे YCM, M1 Y1 यानी 1 इंटू y की वैल्यू भी 0 है, x1 y1 z1 तीनों ही 0 है ना। ऐसे ही x2 m2 3 है लेकिन y2 √3/2 है, यानी ये हो गया 3 इंटू √3/2। और z में क्या है, z में कुछ भी हो, m3 कितना है 2 है, लेकिन z कितना है 0, z तीनों में ही 0 है। टोटल मास कितना है 6 से डिवाइड कर दिया तो YCM भी आ गया हमारा। YCM जो आ रहा है वो √3/4 मीटर आ रहा है। अब आ जाइए ZCM, 1 है इंटू 0, 3 है ये भी 0 और 2 है ये भी 0, नहीं समझेगा, है ना। Z1 Z2 Z3 तीनों 0 हैं, ये देखो Z1 0, Z2 0, Z3 भी 0, यानी अल्टीमेटली ZCM कितना आ गया 0 मीटर आ गया। ठीक है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कितना हो गया 7/12 मीटर √3/4 मीटर, 0। समझ गए? कॉपी कर लीजिए।